एक बार फिर ऑडियो बुक अवेलेबल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलेक्टर साहिबा उपन्यास के 14वें अध्याय तक सुन लिया था। आज हम उसके आगे के अध्याय सुनेंगे। बिना किसी रुकावट के इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 15, लॉकडाउन में लव की खुमारी। 2021 के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आचार, विचार और व्यवहार से इंसान पुरुष से महापुरुष बनने तक का सफर तय करता है, अतः पैसा कमाने तथा बड़ा पद हासिल करने मात्र से नहीं। इसलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने के लिए लोगों के साथ आचार व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आसपास का वातावरण खुशनुमा, सुगंधित तथा मनोहर हो जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथवा धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। कोई भी इंसान धन तो अपने कठिन परिश्रम से कमा लेता है, लेकिन समाज में मान सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि चरण उनकी पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वह आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। इस पर किसी भलमानस ने सही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता तथा शालीनता से पेश आता है तो यह उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मनस्थिति के स्तर को दर्शाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो अथवा अन्यत्र कहीं हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग भी उससे बात करने तथा दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वह दूसरों के लिए भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले बड़े होते हैं, वह हमारे आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। साधारणतः बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करता है। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट आचरण वाले हों, तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचरण के आदर्श के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों को सदाचरण की सीख देनी होगी। एक बात और, अपने दिल से यह सवाल करो कि वो क्या चाहता है। अपने दिल की ख्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन सा है जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। वह कौन सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक दमक बिखेर सकते हो। पता लगाओ कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको रत्ती भर भी मानसिक थकान महसूस नहीं होती हो। अगर आपने उस काम का पता लगा लिया तो उस क्षेत्र में आप महान उपलब्धि हासिल कर सकते हो, बशर्ते उस पर हजारों घंटों की मेहनत झोंकने को तैयार हो। दूसरी बात, ये ध्यान रखो कि विफल हो या सफल हो, पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ, पर खुद पर विश्वास कम न हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, फिर कभी ऐसी भूल न हो। राह में फूल या शूल हो, पर मंजिल से निगाहें दूर न हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता है, इसलिए 1. जोश के साथ होश भी रखिए। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में शॉर्टकट न तलाशिए। 2. हर रोज खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन केवल पढ़ाई नहीं, अन्य हॉबीज के लिए भी वक्त निकालिए। मंजिल पाने के लिए आगे कदम बढ़ाए, लेकिन भेड़चाल का हिस्सा बनकर नहीं। 4. दोस्त रखिए, लेकिन केवल ऐसे ही जो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टांग खींचने वाले दोस्त से अच्छा है अकेले रहना। 5. आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नजरिया विकसित कीजिए, क्योंकि यह नजरिया मेंस व इंटरव्यू के समय काफी काम आने वाला है। इस परीक्षा में कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में चयनित हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो 7-8 साल, कई तो 10-12 साल तैयारी करके और 5-5 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल हो जाते हैं।
दरअसल यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चितताओं से भरी होती है। इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी हो जाने के बाद आपके ज्ञान का स्तर उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें संयोग, भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया, उसी निबंध में एक एग्जामिनर आपको 230 जोड़ अंक दे सकता है, दूसरा एग्जामिनर आपको मात्र 180 अंक ही दे सकता है। तैयारी के दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों समेत तमाम फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। आप में 1-2 साल की तैयारी के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, लोकतंत्र, प्रशासन, पर्यावरण, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी होगी कि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। पैसे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में भी आप औरों से बहुत अलग ही धरातल पर खड़े होंगे। बस आप असफलता के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप बेशक सीधे आईएएस बनकर सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे आप वहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः इसे सार्थक बनाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गुणों पर विजय पाकर सार्थकता की ओर कदम बढ़ना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता, प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। असल में जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम इस जीवन का सही महत्व समझकर उस उद्देश्य को पूरा कर पाए जिस कारण से हमें यह मानव देह मिली है। एक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक वो जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा वो जिस दिन हम अपने पैदा होने का उद्देश्य खोज लेते हैं। खाने पीने और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना पीना व सोना तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीकर सांसें खत्म कर चले जाना मात्र ही नहीं है। अगर जीवन का मतलब केवल इस संसार में आना जाना ही होता तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल में जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है तो हर मनुष्य किसी न किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें और यह समझें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। उसके बाद हम अपनी क्षमतानुसार पुरुषार्थ करते हुए उस मुकाम को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा कर्तव्यहीन व्यक्ति तो केवल कामना करता हुआ निरुद्देश्य जीवन जीकर चला जाता है। यदि हम एक साधारण नजरिए से भी देखें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धन दौलत के अंबार लगाने में नहीं है, वरन मनुष्य की सार्थकता है त्याग की भावना से जीवन जीने में और किसी के आंसू पोंछने में। यानी हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सकने में है। वह व्यक्ति, समाज, देश कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना, दूसरों के जीवन को देदीप्यमान करना, ये सबसे बड़ा सुख है जो मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में यह आभास समय पर होना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। इसलिए आज से ही सजग हो जाएं, अन्यथा ये कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है। मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। सिविल सेवा जिंदगी तो तेरे कदमों में उसी दिन जब हमें एहसास हुआ कि हम कुछ बन सकते हैं, तो बस अब अपना मिशन आईएएस ही दिखता है। अब साथ भी तुम हो और प्यार भी तुम हो, जीत भी तुम हो और हार भी तुम, दोस्त भी तुम और दुश्मन भी तुम। मन बड़ा बलवान है, कठिनाइयों से घबराए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए। रात के अंधेरे से भयभीत मत होइए, मजबूत मन से आगे बढ़िए। बस सुबह होने को ही है। याद रखिए, सिविल सेवा की तैयारी में कमजोर मन वालों की नैया डूब जाती है, जबकि मानसिक रूप से तत्पर, सजग व मजबूत छात्र की नाव को खेका मसूरी आईएएस ट्रेनिंग तक ले जाती है। जीतना है तो हर वक्त जीत की भूख रखो, जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो ताकि हम लोगों को अपने नाम व पहचान के लिए लड़ना न पड़े। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी पर अरविंद ने ये फेसबुक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई। दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी की कोचिंग के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 400 कोचिंग सेंटर हैं, जहां 8,000 रुपए 15,000 प्रति माह से कम का रूम कहीं नहीं है। लगभग 3 लाख छात्र रहते हैं पूरे मुखर्जी नगर और आसपास की कॉलोनियों में। बंगाल, यूपी, बिहार सभी राज्यों के बच्चे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। बच्चे जीवन बनाने के लिए यहाँ आते हैं, कुछ सफल होते हैं और अधिकांश कोचिंग सेंटर जमींदार, टिफिन वाला और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा शोषण के बाद निराश हो जाते हैं।
दिल्ली में तैयारी का गुणवत्तापूर्ण माहौल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे यहाँ की कोचिंग संस्थानों की फीस अधिक है। यहाँ पर रहना और खाना काफी महंगा है, जिससे मीडियम और लोअर क्लास विद्यार्थियों को अलग शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि उपलब्ध कोचिंग संस्थान एवं अध्ययन सामग्री। दिल्ली शहर में कुछ कोचिंग संस्थानों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है, जैसे मुखर्जी नगर में दृष्टि IAS अकादमी, निर्माण IAS, ALS IAS संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान IAS संस्थान, पतंजलि IAS संस्थान, विशन IAS संस्थान, राव IAS संस्थान, श्रीराम IAS संस्थान इत्यादि। रही बात टीचर्स की, तो कुछ ही टीचर अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं हमारे यहाँ से हर साल 50-60 बच्चों का चयन होता है। कुछ कोचिंग के बच्चों का जरूर हो जाता है। यहाँ कोचिंग फीस किसी संस्थान से पूछ लो तो कहते हैं पहले डेमो ले लो, या फिर फीस का क्या है, तुम्हारे लिए कुछ छूट हो जाएगी। पर ये सिर्फ फंसाने के तरीके हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते हैं तो उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो गया तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर वाले अपनी होर्डिंग में उसका नाम और उसके साथ अपनी फोटो छपवा देते हैं। शहर का नाम ही दिल्ली है और जिसके नाम में दिल है उससे दिल लगना स्वाभाविक है। ऊपर से दिल्ली आकर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो गंवार समझे जाएंगे। महिला मित्र तो यहाँ 10 मिनट में बन जाती हैं, खासकर पहली कोचिंग के अपने पहले बैच में। कुछ ही कोचिंगों में पढ़ाई होती है। आप कोचिंग लेने से पहले खुद तैयार होइए, फिर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर पे ज्यादा विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसे के मामले में। अपने ऊपर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बिना कोचिंग के परीक्षा पास की है। अंत में यही कहूंगा कि किसी कोचिंग में जाने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले कम हैं और लूटने वाले ज्यादा। पैसा न हो तो आप दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते। इसी के साथ अध्याय 15 समाप्त हुआ। अध्याय 16 IAS खुद को खुदा समझे। लड़का 27 साल का हो गया है। शादी कब करवा रहे हो? मात साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले। गिरीश कह रहा है पहले करियर सेट हो जाए, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मेरे पापा ने मात साहब के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा। अपनी पसंद का क्या मतलब? पसंद की लड़की से शादी वाला वाक्य सुनकर हनुमान सर के पेट में मरोड़ उठ गया। उसकी क्लास फ्रेंड थी, एंजल करके कुछ नाम है, IAS अधिकारी यानी कलेक्टर बन गई है, अब उसी से शादी करेगा। मास्टर साहब पूरे 5 मिनट तक मौन धारण किए जड़ होकर बैठे रहे, फिर कुर्सी से उठकर अपने घर की तरफ चल दिए। घर जाकर अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो हरीश का बबुआ ब्याह करके कलेक्टनी लाएगा। मास्टरनी के पेट में यह बात पच नहीं सकी। उन्होंने पड़ोसन को जाकर बताया और 2-3 दिन के अंदर यह खबर पूरे गांव में हेडलाइन बन गई। सोशल मीडिया एक अजीब प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है और उसमें भी बहुत से अजीब नमूने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखते रहते हैं कि असली भारतीय हो तो लाइक करो, असली हिंदू हो तो कमेंट करो। अरे भाई, लाइक और कमेंट भारतीय होने का प्रमाण है क्या? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें भी बहुतेरे यूजर्स कम और नमूने ज्यादा। मजे की बात यह है कि इस तरह की पोस्ट पर ही लाइक और कमेंट लाखों में आते हैं। बहुतेरे लड़के तो इसलिए लाइक और कमेंट कर देते हैं कि कहीं ऐसा न करने पर उनके भारतीय होने पर संदेह न कर दिया जाए। अब इन्हें कौन समझाए कि हिंदुस्तानी और हिंदू क्या लाइक और कमेंट वाले ही होंगे, या फिर खेत में हाथ-तोड़ काम करने वाले किसान, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या देश को अपनी सेवाएं दे रहे फौजी भाई, ये लोग जो सोशल मीडिया का सप्ताह में एकाध बार भी उपयोग नहीं करते होंगे, क्या ये असली भारतीय नहीं है? क्या इनमें देशभक्ति नहीं है? मने लाइक और कमेंट ही देशभक्ति का सबूत है। हद है। यह उस समय की बात है जब सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर शर्मा कुर्सी की हनक और पावर के नशे के कारण उनका थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा था। ऐसे वक्त में जब देश पहले ही कोरोना महामारी के थपेड़ों से परेशान था और अब सरकारी अफसर भी आम जनता को थप्पड़ों से परेशान करने लगे। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जब ऊपर से दबाव बढ़ा तो कलेक्टरों को अपने इस बड़ी कमरों से बाहर निकलना पड़ा। बाहर का तापमान उन्हें आग बबूला कर रहा था। इसके चपेटे में जो आए उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सूरज की तपिश में अफसर आग बन गए, जिसका गुस्सा अब आम जनता पर निकल रहा था। पावर का नशा सिर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन समझ नहीं आता कि यह पावर का नशा इतना सिर कैसे चढ़ जाता है। सड़क पर एक जरूरी काम के लिए जा रहे एक लड़के पर सूरजपुर के कलेक्टर ने थप्पड़ों की बौछार कर दी और सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई।
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, वह आपकी नहीं, आपकी कलेक्टरी की कद्र करके सह गया। नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी एक थपड़ा में अपना जमानत करवाने के लिए खेत का पर्ची ढूंढना शुरू कर देता है। इतनी गर्राहट चर्राहट कहां से आती है? आईएएस खुद को खुदा समझना कब बंद करेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, लॉकडाउन में सख्त बरतनी है, मगर व्यवहार संयमित रखना है, हिंसा नहीं करनी है। आप उनके कहे का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कमजोर मजलूम मिला नहीं कि पटक दिए फोन, लगा दिए तमाचा तमाचा। आईएएस छोड़कर इल्म के विभाग में झांको, तब पता चलेगा कि हर व्यक्ति सल्तनत का मालिक है। कुछ भ्रमित सज्जन तो ये कहते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ जिसकी वजह से मुझे ये पद दिया गया है। व्यवहारिकता तो नजर आती ही नहीं है, सब अहंकार के बादशाह बन बैठे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ेगी तब पता चलेगा। अहंकार के पुतलों, सुधर जाओ। सूरजपुर जिले के कलेक्टर हैं रणवीर शर्मा। लबासना ने इन्हें खुदा या भगवान हो जाने से एक सीढ़ी नीचे ही रखा है। आईएएस अधिकारी केवल कहने को लोक सेवक हैं, जबकि आमतौर पर यह देखा गया है कि वे खुद को स्वर्ग से उतरे हुए लोगों के रूप में, बादशाह के रूप में मानते हैं और उनमें श्रेष्ठता की, अधिकार की भावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बाबूगिरी इतनी प्रचलित है। भारत में बोए गए बाबूगिरी के बीज भारत में ब्रिटिश राज के पतन के बाद भी जीवित हैं। यूपीएससी को एक परीक्षा की तरह ही लेनी चाहिए। ये लोग ट्रेंड होकर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना से, जिसका ध्येय वाक्य है, शीलम परम भूषणम। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही ये खुद को ईश्वर मानने लग जाते हैं। वह युवक यदि एक थप्पड़ उस आईएएस को घुमाकर मार देता तो वो जेल में होता, जबकि ये माफी मांगकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि परिजन कोविड संक्रमित हैं। ये जिला बचाने निकले थे। इनके तर्क से चले तो पूरे देश को रायसीना हिल्स और 7 लोक कल्याण मार्ग पर धावा बोल देना चाहिए। क्यों डीएम साहब? हमारे सरकारी अफसर ये ही भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है। पावर के दम में आकर अपनी हदें भूल जाने वाले इन्हीं लोगों से जब आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आईएएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं, तो अधिकतर के दिमाग में यही जवाब आता है कि वे देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। देश में हर कोई सेवा ही करना चाहता है, इसलिए भारत सेवा प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस सेवा करने का है। राजनेता भी कहते हैं कि उन्हें देश सेवा करनी है, अफसर भी कहते हैं उन्हें देश सेवा करनी है। हर कोई देश की सेवा करने के लिए लालायित दिखता है, लेकिन देश की सेवा हो नहीं पा रही है। जब सब कोई सेवा ही करना चाहता है, तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आलम क्यों है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ज्यादा जरूरत सेवा विरोधी आंदोलन की है, क्योंकि देश को ज्यादा जरूरत सेवा की नहीं बल्कि सेवा से आजादी की है। भ्रष्टाचार सेवा का ही प्रतिफल है। सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब के अभद्र व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी और फेसबुक ट्विटर पर कलेक्टर साहब ट्रेंड करने लगे। सौरभ ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, त्रिपुरा वाले डीएम साहब और इन डीएम साहब छत्तीसगढ़ के रणवीर शर्मा के सस्पेंड होने की खुशी में मैं कोविड के न्यूनतम होते ही एक पार्टी दूंगा और इनके सस्पेंशन के नाम का केक काटूंगा। आज यह मेरी घोषणा है। ऐसे अफसरों को सस्पेंड किए जाने का जश्न होना ही चाहिए। मैं भी समझता हूं कि अफसर भी इंसान होते हैं, लेकिन अगर आपके पास भी एक आम इंसान के बराबर ही धैर्य और बुद्धि है तो आप काहे के डीएम है? आपकी ट्रेनिंग किस बात की है? आपको इतनी सैलरी और पावर किस बात की मिलती है? आप जिले में एक व्यक्ति को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आपको व्यवस्था की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? आपको क्यों जिले का सबसे बड़ा अधिकारी माना गया है? आप में धैर्य, चातुर्य और शक्ति का जो संतुलन होना चाहिए वो कहाँ है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि घटना जाने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कौन सही कौन गलत, लेकिन इसका भी जवाब है। इतना तो वीडियो में दिख ही रहा है कि वो बंदूक तानकर डीएम साहब को गोली नहीं मार रहा था, वो कोई कागज दिखा रहा था। मान ले कि उसने अगर गाली भी दी तो भी डीएम साहब उसे पलटकर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं रखते। यह कोई गली के लौंडों की लड़ाई नहीं है कि इसने 2 मारे उसने 4 मारे। लड़का सही हो या गलत हो, डीएम साहब आप तो गलत हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, सरकारी खर्चे पर नौकर चाकर मालिकों को मिलता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी पनगू है कि थप्पड़ से ही काम चल सकता है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। मैं यह नहीं कहता कि ये लड़का नक्सली हो जाएगा, लेकिन अपने पौव शकल में किसी अकेले पर ऐसे जुल्म करना निश्चित रूप से नक्सली मानसिकता की ओर ले जाता है। और यहाँ तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया।
अगर आपका यही तरीका है तो पता नहीं आप कितने बेगुनाहों से ऐसा व्यवहार करते होंगे। अगर गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता है तो लिखिए चिट्ठी सरकार को कुशीनगर के पोस्ट से हटाकर सचिवालय में बिठा दे आपको। घिसिए बैठकर कलम। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ इतनी पावर कहाँ मिलेगी, इतनी आजादी कहाँ मिलेगी, इतनी मौज कहाँ है सचिवालय की नौकरी में। डीएम बने हैं, पावर दिखा रहे हैं। एक मंत्री सांसद के सामने जाने में पसीने छूट जाते हैं ऐसे डीएम साहबों के। बस कोई सड़क चलता मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, सारी मिसाल वहीं पेश की जाएगी, सारी ताकत वहीं दिखाई जाएगी। जानता हूँ ड्यूटी क्या होती है और कैसे निभाई जाती है। आपका तरीका गलत है, मतलब गलत है। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया भी था तो आप सीओ को या एसएचओ को ये काम दे सकते थे कि उसे थाने में तलब करे। लेकिन नहीं, क्योंकि वह लड़का अकेला था, आपने अपने हाथ की ताकत दिखा दी और कह दिया अपने बंदूकधारियों से कि मारो इसको। 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बगले झांकने लगते हैं आप जैसे लोग। वहां नहीं चलती ताकत जब कोर्ट के कागज के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, दबंगों से एक घर नहीं खाली करवा सकते। या तो इनको चुनने का तरीका बदला जाए या फिर हर 2, 4, 6 महीने पर इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। तनाव और दबाव में काम करने के लिए ही कुर्सी मिली है सर आपको। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो आप लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो नियमित रूप से साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए और जिनमें अधिक तनाव पाया जाए उनको किसी शांत विभाग में लगाया जाए या घर बिठा दिया जाए। बड़े कलेक्टर बने हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं पर तनाव है और बाकी लोग मौज काट रहे हैं। सर, मजदूर चौक पर किसी ग्राहक के इंतजार करने वालों से लेकर आईटी कंपनी में काम करने वालों, अपना स्टार्टअप करने वालों, दुकानदारों, सब पर तनाव होता है अपने अपने स्तर का। आपको जिस स्तर का तनाव होता है उसके लिए सरकार आपको सैलरी और सुविधाओं से कंपेंसेट करती है। अगर नहीं करती है तो क्यों आप एक कठिन परीक्षा पास कर यहाँ तक आए। भाई, हम किस किस का अहंकार सहें? राजनेताओं का, पुलिस का, सेलिब्रिटीज का, सरकारी बाबुओं का, बैंक अफसरों का, दबंगों का, बिजनेसमैन का, मालिकों का, धर्मगुरुओं का। मतलब एक आम भारतीय आदमी क्या इसी के लिए पैदा हुआ है कि इनके अहंकार की गाड़ी के नीचे अपने आत्मसम्मान को आए दिन कुचलता रहे। जिसे देखो वही काटने को दौड़ता है। अरे मनुष्यता सीखो, मनुष्यता। इसी के साथ अध्याय 16 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।